हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नया चैप्टर दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बात आती है कि पहले क्लास शुरू करने से पहले कुछ पिछली क्लास के डाउट क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में देख रही थी कुछ बच्चों को डाउट थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो सबसे पहला डाउट था कि मैम फोटोसिंथेसिस की नॉन साइक्लिक ईटीएस के दौरान प्रोटॉन कैरियर कौन है। तो बेटा प्रोटॉन कैरियर तो प्लास्टोक्यूनोन ही है, लेकिन हाँ उसके पंपिंग में साइटोक्रोम B6F भी हेल्प करता है। प्लास्टोक्यूनोन स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, फिर खुद रिड्यूस हो जाता है PQH2 में, और फिर साइटोक्रोम B6F उसे आगे फॉरवर्ड करने के बजाय उसे ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में डंप कर देता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्लास्टोक्यूनोन और साइटोक्रोम B6F है, ये मिलकर स्ट्रोमा से जो है प्रोटॉन को उठाकर उसे डंप कर देते हैं इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। तो प्रोटॉन कैरियर का अगर नाम आएगा तो आप प्लास्टोक्यूनोन कहोगे, राइट। पहला डाउट क्लियर। दूसरा डाउट, एक बच्चे ने डाउट लिखा था कि मैम जो CO2 है वो ना C3 प्लांट्स के लिए और ना ही C4 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर होना चाहिए ग्रोथ के लिए, क्योंकि CO2 तो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। नहीं बेटा होगा, क्योंकि अगर CO2 किसी प्लांट को नहीं मिलेगी, सोच के देखो ना, अगर किसी प्लांट को आप CO2 नहीं दोगे, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो क्या वो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेगा? करेगा ना, ऑब्वियसली। तो CO2 लिमिटिंग फैक्टर होगा ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर आप CO2 किसी प्लांट को कम दे रहे हो तो उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा और ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ पे भी उस चीज का अफेक्ट होगा। ओके, करेक्ट। तो ये एक दो कुछ डाउट्स थे जो बच्चों के मैंने देखे चैट बॉक्स में, और कोई खास डाउट नहीं थे चैट बॉक्स में, पूरे चैट बॉक्स में। चलिए, हाँ, एक बच्चे ने लिखा था कि इतने सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं, इतने सारे बच्चों ने इतनी सारी कमी देखी है, तो मेरा तो लेक्चर देखने का मन ही नहीं कर रहा। बेटा सुनो, हम टीचर लोग वो पढ़ाते हैं जो हमें आता है, और आप लोग कमेंट ये सोचकर लिखते हो जो आपको आता है। तो अब ये आपको सोचना है कि किसे ज्यादा आता है, टीचर को ज्यादा आता है या बच्चों को ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चों को जो आता है उन्हें वही सही लगता है, और टीचर जो बताता है बच्चों को लगता है यार मुझे तो ये आता है, टीचर तो गलत बता रहा है, और वो फट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि टीचर गलत है या उसने टीचर लेक्चर में गलत बात बताई है। तो बच्चा कह रहा है मैं कमेंट देख के, इतने सारे बच्चों ने कमेंट लिखा हुआ यहाँ ये होगा यहाँ ये होगा, मैं तो लेक्चर देख ही नहीं रहा। अरे गधऊ, अपना खुद का दिमाग लगाओ, पहले लेक्चर देखो। अगर आपको गलत लग रहा है तो चले जाओ, मत देखो, राइट। कमेंट सेक्शन मत देखा करो बेटा, लेक्चर देखा करो। तो मेरी एडवाइस सबको ये है कि कमेंट सेक्शन मत देखो, लेक्चर देखो। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनटीए का सिलेबस में, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन। एनटीए के सिलेबस में इस चैप्टर से दो टॉपिक्स को हटा दिया गया है। पहला है फोटोपीरियोडिज्म और दूसरा है वर्नलाइजेशन। ये दोनों टॉपिक नई एनसीईआरटी में भी नहीं है, और ये दोनों टॉपिक ये एनटीए के सिलेबस में भी नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी में ये दोनों टॉपिक हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ने हैं। तो आपको फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन नहीं पढ़ना है, और हम उसके क्वेश्चंस भी आज नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से क्वेश्चंस हैं कुछ जो लेकर आई हूं आपके लिए छांट के, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, मैंने स्क्रीन को छोड़ दिया है, अपनी स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आ जाओ अब मेरे साथ सॉल्व करो। आ जाओ, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। ग्रोथ, देखिए, ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन इंडिविजुअल सेल। ये कह रहा है कि ग्रोथ जो है वो एक इररिवर्सिबल इंक्रीज है, परमानेंट चेंज है, चाहे वो किसी ऑर्गन के साइज में हो, चाहे वो बॉडी पार्ट्स में हो, या फिर वो इंडिविजुअल सेल में हो, यानी कि सेल का नंबर ग्रो कर जाए। तो ग्रोथ जो है वो एक इररिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। हाँ, ये बात सही है। इज अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ग्रोथ के दौरान कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है, यानी कि कुछ चीजें टूटती भी हैं और कुछ नई बनती भी हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इज अकंपनीड ओनली बाय एनाबॉलिज्म। ग्रोथ के दौरान आपको केवल एनाबॉलिज्म देखने को मिलता है, यानी कि केवल नए मॉलिक्यूल्स, नई चीजें बनती हैं। ग्रोथ के दौरान कुछ खर्च नहीं होता, ये बात गलत है, राइट। सो इसका आंसर होगा 4। दो बातें सही है ऊपर की, ये वाली बात गलत है, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो ग्रोथ जो है बेटा वो एक इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है, चाहे नंबर ऑफ सेल्स में हो, चाहे साइज में हो, चाहे लेंथ में हो।
राइट। ग्रोथ जो है उसके दौरान एनाबॉलिज्म भी देखने को मिलता है, कैटाबॉलिज्म भी देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि ग्रोथ के दौरान रेट ऑफ एनाबॉलिज्म हमेशा रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होता है, लेकिन होते दोनों हैं ग्रोथ के दौरान, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी। ओके ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन छोड़ रही हूं, फटाफट से स्क्रीन को पॉज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब मेरे साथ सॉल्व करेंगे। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स एट ऑल लोकेशंस इन देयर बॉडी। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? यह आप सब लोग जानते हो कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, यानी कि ताउम्र चलती रहती है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है। इसका कारण हम क्या बताते हैं कि प्लांट्स के पास अलग अलग तरह के मेरिस्टेम पाए जाते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, अलग अलग तरह के मेरिस्टेम प्लांट के पास होते हैं। लेकिन वो मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट की हर एक लोकेशन पे नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर लोकेशंस पे होते हैं। जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट के एपेक्स पे होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के एपेक्स पे होता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट में ऑल लोकेशंस, सारी लोकेशंस पे नहीं होता है, बल्कि रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस पे होता है। एनसीईआरटी की लाइन है that special meristematic cells are present in plant at restricted locations like shoot apex, like root apex। तो हर जगह नहीं होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ध्यान से सुनेंगे, एक बात बोलने जा रही हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। प्लांट्स में ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। जैसे हम एनिमल्स में तो ग्रोथ डिफ्यूज्ड होती है, माने कि हर बॉडी पार्ट में एक साथ होती है, लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, माने कि सर्टेन लोकेशंस पर ही होती है, जैसे शूट एपेक्स, जैसे रूट एपेक्स। ओके चलिए आगे चलते हैं। द फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स wherein the new cells are added in the system। हाँ कहा थे, आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स में बेटा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ देखी जाती है, माने कि प्लांट्स में जो नए नए सेल्स हैं वो हमेशा ऐड होते रहते हैं ताउम्र, थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। क्यों? अभी बताया, क्योंकि डिफरेंट मेरिस्टेम उनके पास होते हैं और वो मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा अपनी अपनी लोकेशंस पे नए नए सेल्स ऐड करते रहते हैं। लेकिन हम एनिमल्स में क्लोज टाइप ऑफ ग्रोथ होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ग्रोथ में भी रिवर्सिबल, ग्रोथ को आप रिवर्स कर सकते हो नहीं, ग्रोथ अभी मैंने बताया परमानेंट चेंज होता है और इररिवर्सिबल चेंज होता है। डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस, दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन, माने जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, तो हमारे सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, बिल्कुल करेक्ट लाइन है। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ये कह रहा है कि ग्रोथ जो है वो सारे ही लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलती है। बिल्कुल करेक्ट बात है, सारे लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ होती है। तो गलत स्टेटमेंट हमारी कितनी हो गई? थर्ड और फर्स्ट गलत है, यानी कि सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द सेल्स, स्क्रीन छोड़ रही हूं, फटाफट से पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। The cells of root apex and shoot apex। ओके, अब साफ साफ समझ में आ रही है। शूट एपेक्स और रूट एपेक्स के सेल्स की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है? साफ साफ समझ में आ रहा है, यानी कि बात हो रही है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। ओके जी। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी तो मैं जानती हूं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनका साइज छोटा होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, उनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है और सेंटर पर होता है, जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स का न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो काफी हाई होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में
आइसोडायमेट्रिक कंडीशन होती है, सारे एक ही डायमीटर के होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं। आपको पता है प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो दो सेल्स को कनेक्ट करता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में केवल प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल डिपोजिशंस नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत छोटे कहीं साइड में पड़े होंगे, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लास्टिड्स भी पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन। आर पुअर इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। क्या बात कर रहे हो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। पोजेस स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। भक पागल समझो क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल में कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होता है। कॉन्स्पिकुअस मतलब अच्छा खासा बड़ा न्यूक्लियस जो सेंटर पर होता है। आर विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। हाँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। पोसेस सेल वॉल विच इज ऑलवेज सेकेंडरी इन नेचर। अबे दिमाग की दही, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में केवल प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल डिपोजिशंस नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन छोड़ रही हूं, पॉज करो, चलिए आ जाइए। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है बेटा? अरिथमेटिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें जब डिवीजन होता है तो एक डॉटर सेल डिवीजन में आगे बढ़ता है, दूसरा डॉटर सेल डिफरेंशिएट हो जाता है। आप अच्छे से जानते हो, ये डिवीजन हुआ इस वाले सेल में तो 2 डॉटर सेल बने, इस डॉटर सेल में आगे डिवीजन होगा, ये वाला डॉटर सेल आगे डिवाइड नहीं करेगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर ये डिवाइड करेगा, इसमें से एक आगे डिवाइड करेगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। माने के एक डॉटर सेल डिफरेंशिएट होता है, एक डॉटर सेल डिवीजन साइकिल में कंटिन्यूड रहता है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों कहते हैं हम? क्योंकि आप देख रहे हो हर बार सिस्टम में केवल एक नया सेल ऐड हो रहा है। देखो ना, ये सेल डिवाइड हुआ, इसने 2 सेल ऐड किए, अब आगे ये डिवाइड करेगा, राइट? जब ये डिवाइड करेगा तो ये 2 नए सेल ऐड कर रहा है, ये जो है ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, फिर आगे ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा तो 2 नए सेल ऐड करेगा। यानी कि सिस्टम में जो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो ऐड हो रहे हैं वो कांस्टेंट है, उनका नंबर सेम है, वो बदल नहीं रहा है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट रहता है। कितने नंबर ऑफ सेल्स ऐड होंगे हर एक डिवीजन पर ये तय रहता है, राइट? अरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है बेटा, उसमें लीनियर ग्राफ आता है। आप अच्छे से जानते हो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा, है ना? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है तो ग्राफ ऐसा आता है, ठीक? जो यहां से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता ग्राफ, यहां से शुरू होता है। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? अरिथमेटिक ग्रोथ का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रूट का इलोंगेशन। एक रूट जो एक कांस्टेंट रेट से लेंथ में बढ़ रही है, वो अरिथमेटिक ग्रोथ का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बनता है। तो आ जाइए देखते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल बनता है अ रूट इलोंगेटेड एट अ कांस्टेंट रेट। बिल्कुल सही बात है। इक्वेशन होती है LT बराबर L0 प्लस RT, सही बात है। अ लीनियर कर्व ऑब्टेन्ड ग्राफिकली व्हेन द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। हाँ, कैसा ग्राफ आता है? लीनियर ग्राफ आता है। तो सारी ही बातें सही हैं। बात समझ में आ गई बेटा? अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्या 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, अरिथमेटिक ग्रोथ कैसी ग्रोथ होती है? तो आप बताओगे जहां एक डॉटर सेल डिवाइड करेगा, दूसरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगला फिर से यही होगा, एक डॉटर सेल डिवाइड करेगा, एक। तो जो नंबर ऑफ सेल्स सिस्टम में ऐड होंगे वो हर बार सेम रहेंगे, तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। इक्वेशन ये होती है LT बराबर L0 प्लस RT, जहां पे लेंथ को पैरामीटर लेके उन्होंने इक्वेशन को समझाया है। जहां पे LT लेंथ है, टाइम T है, L0 इनिशियल लेंथ है, R रेट ऑफ ग्रोथ है, और T जो है वो टाइम है। इसमें लीनियर ग्राफ आता है जो 0 से शुरू नहीं होता, यहां से शुरू होता है, L0 से शुरू होता है, राइट? इसका एग्जाम्पल क्या बनता है? रूट जो कि एक कांस्टेंट रेट से इलोंगेट हो रही है, लेंथ में बढ़ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन से हट रही हूं, सॉल्व करो फटाफट। चलिए, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड अरिथमेटिक ग्रोथ कैन बी रेस्पेक्टिवली डिस्क्राइब्ड एज। आ जाइए देखते हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ ये वाली है, LT बराबर L0 प्लस RT, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ ये है W1 इज इक्वल टू W0 e रेज टू द पावर
RT। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, राइट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है बेटा, वो ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें दोनों डॉटर सेल कीप ऑन डिवाइडिंग। माने ये डिवीजन रहा, इसने 2 नए डॉटर सेल बनाए, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। तो 1 2 3 4। तो देखो सिस्टम में ये सेल डिवाइड हुआ तो कितने नए सेल ऐड हुए सिस्टम में? 2 नए सेल ऐड हुए। ये डिवाइड किया तो फिर इसने 2 नए सेल ऐड करे, इसने 2 नए सेल ऐड करे, तो टोटल कितने सेल ऐड हुए? 4। अगली बार जब ये चारों के चारों डिवाइड करेंगे तो सिस्टम में कितने नए सेल ऐड होंगे? 8। तो पहले कितने ऐड हुए? 2, फिर 4, फिर 8। तो यानी कि सिस्टम में जो नए नए सेल ऐड हो रहे हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, उनका नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। 2 4 8 16 32 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, राइट। तो अरिथमेटिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में फर्क क्या है? अरिथमेटिक ग्रोथ में एक डॉटर सेल डिवाइड करता है, एक डिफरेंशिएट हो जाता है, पर यहां पे दोनों डॉटर सेल डिवाइड करते हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ में आपने देखा था कि हर बार कितने नए सेल ऐड हो रहे हैं सिस्टम में? 2। ये डिवाइड हुआ, इसने 2 सेल ऐड किए, फिर ये आगे डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड करेगा, तो इसने कितने नए सेल ऐड करे? 2। अब ये डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड करेगा, तो कितने नए सेल ऐड हो रहे हैं? 2। तो हर बार सिस्टम में कितने नए सेल ऐड हो रहे हैं? 2 2 2 2। इसीलिए हम कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नए नंबर ऑफ सेल्स जो ऐड हो रहे हैं वो सेम है, पर यहां पे जो नए नंबर ऑफ सेल्स ऐड हो रहे हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, राइट। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। एनसीईआरटी कहती है कि मोस्ट ऑफ द ग्रोथ जो कि देखने को मिलती है प्लांट्स में वो एक्सपोनेंशियल होती है, जैसे ऑर्गन का साइज बढ़ना, वेट ऑफ ऑर्गन बढ़ना। तो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट्स इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक रूट जो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है वो अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है, राइट। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व है, ठीक है। W1 बराबर W0 e रेज टू द पावर RT। और इसमें किस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है? इस तरह का सिग्मोइड ग्राफ देखने को मिलता है। वहां कैसा ग्राफ देखने को मिल रहा था? लीनियर, यहां पे सिग्मोइड ग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। द फास्टेस्ट फेज ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व। तो जो एक्सपोनेंशियल कर्व है उसकी फास्टेस्ट फेज कौन सी होती है? आप अच्छे से जानते हो सिग्मोइड कर्व में ये वाली जो फेज होती है ये होती है लैग फेज, जहां पे ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। ये वाली जो फेज होती है ये लॉग फेज होती है, और ये वाली जो फेज होती है आगे ये स्टेशनरी फेज होती है। तो फास्टेस्ट फेज कौन सी होती है? लैग फेज। तो इस सॉरी फास्टेस्ट फेज कौन सी होती है? लॉग फेज। सॉरी बेटा, सो आंसर हो जाएगा 1। लॉग फेज को हम दूसरे शब्दों में एक्सपोनेंशियल फेज भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये ग्राफ आपको दिया हुआ है जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है। तो आपको इसमें ऑप्शंस बताने हैं, बताइए फटाफट से क्या क्या होंगे। ऑब्वियसली जो ये ए वाला पोर्शन है ये कैसा है? ये ए वाला पोर्शन दिखा रहा है इनिशियल स्लो ग्रोथ यानी कि लैग फेज, ठीक है। फिर ये वाला जो पोर्शन है बी वाला ये है एक्सपोनेंशियल फेज यानी कि फास्ट ग्रोथ, यानी कि आपका लॉग फेज, यानी कि आपका कह सकते हो एक्सीलरेटिंग फेज, जहां पे तेजी से ग्रोथ हो रही है। फिर ये जो थोड़ा सा आपको यहां पे डिक्रीज दिखाई दे रहा है ये वाला इसको मैं डी से समझा देती हूं आपको। ये वाला जो यहां पे आपको थोड़ा सा डिक्रीज दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डेसिलरेशन फेज। डेसिलरेशन फेज माने कि ग्रोथ ऐसे बढ़ती जा रही थी, ग्रोथ को ऐसे बढ़ते चले जाना चाहिए था पर वो ऐसे हो गई। तो ऐसे क्यों हुई? क्योंकि अब जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो तो लिमिटेड होती है ना बेटा सिस्टम में, तो वो जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है अब वो कम होने लगी है। तो अब ग्रोथ ऐसे जाने की बजाय ऐसे हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, ग्रोथ का रेट कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल हो जाएंगे। उस फेज को हम कहते हैं एसिम्पटोट या फिर स्टेशनरी फेज। एसिम्पटोट या फिर स्टेशनरी फेज। तो आ जाइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा बनेगा। समझ गए ना? ए वाली फेज कौन सी है बेटा? ए वाली फेज है लॉग फेज, जिसे हम और क्या कहते हैं? लॉग फेज। अरे क्या हो गया बक? लैग फेज। लॉग फेज बता रही हूं बक।
तो ये शुरू वाली फेज कौन सी है? लैग फेज है, जिसे हम दूसरे शब्दों में स्लो ग्रोथ वाली फेज भी कह देते हैं। ये वाली है लॉग फेज, जिसे हम एक्सीलरेटिंग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज भी कह देते हैं। सी वाली कौन सी है? एसिम्पटोट, राइट। और ये जो डी है छोटी सी, ये डेसिलरेशन फेज होती है, ग्रेजुअल डिक्रीज की फेज, जहां पे हल्का सा डिक्रीज आता है, उसके बाद फिर ग्रोथ स्टेशनरी हो जाती है। चल बेटा देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठेगा। ए इनिशियल स्लो ग्रोथ है, बी जो है वो रैपिड ग्रोथ है, सही बात है। सी जो है वो है फेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। ए रैपिड ग्रोथ, गलत। ए लैग फेज, बी स्टेशनरी फेज, गलत। ए एक्सपोनेंशियल फेज, गलत। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 1 बनेगा, ठीक है। सी को इसने क्या बोला है? फेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। मतलब अगर आप न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड दे रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स तो कभी ना कभी खत्म ही होंगे, तो उसकी वजह से फिर जो हमारी वो है आगे जाके जो हमारी फेज रहेगी वो क्या हो जाएगी? स्टेशनरी हो जाएगी, राइट। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से हमारा क्या बात इनकरेक्ट है? आ जाइए देखते हैं। चलिए तो स्क्रीन छोड़ दिया बेटा, आ जाइए देखते हैं इसमें से क्या इनकरेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? चल देखते हैं, आजा। कन्वर्जन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम इनटू कॉर्टेक्स इज अ केस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कह रहा है कि मेरिस्टेमैटिक सेल, श्याम भैया जो होते हैं, आप जानते हो बेटा कि श्याम भैया टॉप पर बैठे रहते हैं ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम टॉप पर बैठे रहता है स्टेम के। यही शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स आगे जाके डिफरेंशिएट होते हैं, और यही शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिफरेंशिएट होकर आगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, जैसे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आप अच्छे से जानते हो किसका बना हुआ होता है? पैरेन्काइमा का। तो पैरेन्काइमा क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, है ना। तो ये बात सही है। कॉर्टेक्स क्या है? हमारा पैरेन्काइमा है, और पैरेन्काइमा हमारा परमानेंट टिश्यू है, और परमानेंट टिश्यू हम जानते हैं किसका रिजल्ट होता है? डिफरेंशिएशन का। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आ जाइए। The non-living differentiated cells can regain the capacity of de-differentiation division. Can regain the capacity of de-differentiation. Can regain the capacity of division, which is called as de-differentiation. ऐसे होना चाहिए, which is called as de-differentiation. ये कह रहा है कि जो non-living cells होते हैं वो वापस से डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये बात गलत है बेटा। जो मरा हुआ सेल है वो कभी भी अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को वापस नहीं ला सकता, राइट। ये कैपेसिटी केवल एक तरह के सेल्स के पास होती है, और वो है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों में से केवल पैरेन्काइमा के पास ये कैपेसिटी है, जो कि लिविंग सेल्स होते हैं, कि जरूरत आने पर ये वापस से अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर सकते हैं और वापस से मेरिस्टेमैटिक सेल्स बना सकते हैं, जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से या लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, जिसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम कैन अकर फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा। बिल्कुल सही बात है। आप अच्छे से जानते हो बेटा कि जो कॉर्क कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम किस में बनता है? डाइकॉट प्लांट्स में। जब डाइकॉट प्लांट्स को चौड़ा होना होता है तो वो कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो पहले से नहीं होता, बाद में बनता है, जिसकी वजह से हम उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। वो कैसे बनता है? बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स इन डाइकॉट स्टेम। यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स में जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो कॉर्क कैम्बियम बनता है। ऐसे ही जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, यानी कि डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल के अंदर जो मेरिस्टेमैटिक सेल्स होते हैं बेटा, इसे तो हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो तो प्राइमरी होता है ओरिजिन में, माने वो पहले से ही होता है। जब से प्लांट इस दुनिया में जन्म लेता है तभी से
ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम उसके पास होता है, यानी कि ये ओरिजिन में प्राइमरी होता है। लेकिन बाद में जब इस डाइकॉट स्टेम को चौड़ा होना होता है तो बेटा मेरे बाद में क्या होता है, ये जो मेड्यूलरी रे के सेल्स होते हैं, किसके, मेड्यूलरी रे, आप अच्छे से जानते हो कि डाइकॉट स्टेम के पास मेड्यूलरी रेज होती हैं, जो कि और कुछ नहीं पैरेन्काइमा होता है। सेंटर पर पिथ होता है, पिथ में से कुछ रे लाइक एक्सटेंशंस बाहर आते हैं जिन्हें हम मेड्यूलरी रे कहते हैं। तो ये जो मेड्यूलरी रेज हैं इनमें डी डिफरेंशिएशन होता है, डी, यानी कि ये जो मेड्यूलरी रेज हैं जो कि पैरेन्काइमा है, ये वापस से अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लेते हैं और यहां बीच बीच में भी कैम्बियम बना देते हैं, बीच बीच में भी कैम्बियम बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि डाइकॉट स्टेम में जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, वैस्कुलर बंडल के अंदर वाला कैम्बियम, वो तो पहले से होता है, लेकिन जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो बाद में बनता है। और उसे कौन बनाता है, उसे मेड्यूलरी रेज बनाती है डी डिफरेंशिएशन होने के बाद। इसीलिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी होता है ओरिजिन में और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी होता है ओरिजिन में। तो ये बात सही है। Secondary xylem and phloem are the products of redifferentiation. Secondary xylem, phloem, phloem का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, phloem आपका होता है कॉर्क। phloem को आप क्या कहते हो, कॉर्क, कॉर्क का दूसरा नाम phloem होता है, राइट। चलिए, तो कॉर्क जो होता है और सेकेंडरी जाइलम जो होता है, ये सब कैसे बनते हैं, रीडिफरेंशिएशन। अब तीन प्रोसेस होते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम यानी कि वो मेरिस्टेम जो प्लांट में जब से वो इस दुनिया में जन्म लेता है तभी से होता है, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसे कि आपका आप कह सकते हो ये इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ये सारे प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। तो जब प्राइमरी मेरिस्टेम के कुछ सेल्स ये तय कर लेते हैं कि अब हमें डिवाइड नहीं करना, अब हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और बना देते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, मेड्यूलरी रेज। तो ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं। ध्यान से सुनो सारे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, ये सब किसका प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन का। कैसे बनते हैं, जब प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हो जाता है, राइट। फिर डाइकॉट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तो कुछ पैरेन्काइमा के सेल्स वापस से डिवीजन में आ जाते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोडक्ट होता है डी डिफरेंशिएशन का, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, राइट। चलिए, फिर जब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है इसका काम क्या होगा, नए नए सेल्स ऐड करना। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम नए नए सेल्स ऐड कर देता है खूब सारे। फिर वो जो नए नए सेल्स हैं वो तय करते हैं कि अब हमें आगे डिवाइड नहीं करना है, अब हमें एक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो वापस से डिवाइड करना बंद कर देते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं RE, रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट्स कौन कौन होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, आपका कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये पांचों के पांचों प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफरेंशिएशन है। ओके, याद हो गया कौन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है, कौन प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन है और कौन प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं जो आगे हम करेंगे। चलिए, तो हमें इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखो आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट। स्टडी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द बॉक्स एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम आर द प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट कौन कौन है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है। ए फेलोडर्म, फेलोडर्म जो होता है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो हम जानते हैं किसका प्रोडक्ट होता है, रीडिफरेंशिएशन का। तो सी सेकेंडरी कॉर्टेक्स,
सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म तो एक ही बात है, कोई बात नहीं, ये भी रीडिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है ना। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म कहते हैं, कॉर्क को हम फेलम कहते हैं और कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन कहते हैं। ओके, चलिए। सेकेंडरी फ्लोएम रीडिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है। सी, प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, प्राइमरी मेड्यूलरी रेज क्या है बेटा, पैरेन्काइमा है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बनता है, मेड्यूलरी रेज में डी डिफरेंशिएशन होकर, तो ये डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है। फेलम, फेलम मतलब कॉर्क, तो कॉर्क किसका प्रोडक्ट होता है, रीडिफरेंशिएशन का। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस माने पैरेन्काइमा, किसका प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन का, यानी कि ए। चलिए काउंट करते हैं, डिफरेंशिएशन यानी कि ए, 1 2 और 3, तो डिफरेंशिएशन 3 है। डी डिफरेंशिएशन यानी कि बी, डी डिफरेंशिएशन मुझे यहां पे एक ही दिख रहा है, और 1 2 3 4 और 4 दिख रहे हैं, तो आंसर 3 1 4, आंसर हो जाएगा 1। ये दूसरे नाम याद कर लेना बेटा, कॉर्क, कॉर्क को क्या कहते हैं, फेलम। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म भी कहते हैं। ओके, और ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफरेंशिएशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, मैं हट जाती हूं, पहले पॉज करो, स्क्रीन सॉल्व करो, आ जाइए चलते हैं। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल ऑफ। देखो बेटा, जब भी कोई प्लांट सेल की हम पूरी लाइफ स्पैन की बात करते हैं, तो प्लांट सेल सबसे पहले अपनी मेरिस्टेमेटिक फेज में होता है। मेरिस्टेमेटिक फेज में आप अच्छे से जानते हो, वो सिर्फ एक चीज करता है, वो सिर्फ डिवाइड करता है, और उस दौरान उसके पास केवल प्राइमरी वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मैंने सारी बातें आपको भी बता दी हैं। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को छोड़ देता है। तो जब वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को छोड़ देता है, तो सबसे पहला बदलाव उसमें आता है कि उसका साइज बढ़ जाता है, उसमें प्राइमरी वॉल के साथ साथ सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन चालू हो जाते हैं, और उसमें वैक्यूल बनना भी शुरू हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल के पास तो वैक्यूल होता नहीं है, अगर होता है तो बहुत ही छोटा, कहीं साइड में पड़ा होता है, तो वैक्यूलेशन बढ़ जाता है। इस फेज को हम कहते हैं इलोंगेशन फेज। और फिर थोड़ा सा और सेल आगे उम्र में बढ़ता है, तो फिर वो अपनी मैच्योरेशन फेज में पहुंच जाता है, डिफरेंशिएशन फेज में पहुंच जाता है, जहां पहुंचते पहुंचते वो मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है। और मैच्योरेशन फेज के दौरान उसमें पूरी सेकेंडरी वॉल बन चुकी होती है, खूब सारे वैक्यूल होते हैं, और मैच्योरेशन फेज में सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। राइट, इलोंगेशन फेज में सारे सेल जिंदा रहते हैं, लेकिन मैच्योरेशन फेज में जाते जाते कुछ सेल जिंदा रहते हैं और कुछ मर भी सकते हैं, जैसे जाइलम मर जाता है, स्क्लेरेन्काइमा मर जाता है। ओके, चलिए, तो वैक्यूलेशन बढ़ गया है, सेल का साइज बढ़ गया है, और नई सेल वॉल बनना शुरू हो गई, सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो गई है। तो ये किसकी बात हो रही है, ये इलोंगेशन फेज की बात हो रही है। चलिए, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली इज फाउंड इन, हेट्रोफिली कैसा फिनोमिनन है, इसको हम प्लास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टिसिटी एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कोई भी प्लांट अपने डेवलपमेंटल पाथवे को अपने हिसाब से थोड़ा सा बदल सकता है, अपने जरूरत के हिसाब से। वो जरूरत उसकी डेवलपमेंट भी हो सकती है, माने वो अपनी डेवलपमेंट की कौन सी फेज में है, कोई भी प्लांट अपनी डेवलपमेंट की कौन सी फेज में है, उस फेज के हिसाब से वो थोड़ा सा अपनी डेवलपमेंट को बदल सकता है। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। लेकिन जब वो अपने डेवलपमेंटल पाथवे को एनवायरनमेंट की वजह से बदलता है, तो उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। तो दो होते हैं, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी और एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल आप जानते हो, हेट्रोफिली होता है, माने एक ही पेड़ के पास दो तरह की पत्ती होना। राइट, तो हेट्रोफिली, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली कहां देखने को मिलती है, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली आपको देखने को मिलती है बटर कप में, जिसे आप रैननक्यूलस के नाम से भी जानते हो। ये एक एक्वेटिक प्लांट है
जिसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, कुछ हिस्सा पानी के नीचे रहता है। पानी के नीचे वाले हिस्से में जो पत्तियां होती हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, पानी के ऊपर वाले हिस्से में जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं और नीचे वाली रिबन शेप होती हैं, तो हेट्रोफिली हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ऊपर वाले इन तीनों में डेवलपमेंटल हेट्रोफिली होती है। कैसी? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली होती है। चलिए, द फिनोमिनन ऑफ हेट्रोफिली, पॉज करो और सॉल्व करो। द फिनोमिनन ऑफ हेट्रोफिली इज फाउंड इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर एंड बटरकप। हाँ, इन चारों में ही हेट्रोफिली देखने को मिलती है। वो अलग बात है कि इन तीनों में डेवलपमेंटल हेट्रोफिली होती है और इसमें एनवायरमेंटल हेट्रोफिली होती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी, हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। हाँ, occurs as a result of development or in response to environment। हेट्रोफिली डेवलपमेंटल भी हो सकती है और एनवायरमेंटल भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट, अब आ गए हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे। स्क्रीन छोड़ देते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ। येलो येलो ला 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 ला। चलो बेटा देखते हैं, आजा। एडेनिन डेरिवेटिव कौन होते हैं? हम सब जानते हैं कि एडेनिन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो साइटोकाइनिन होते हैं, है ना। तो साइटोकाइनिन इसमें से कौन सा है? काइनेटिन। चल बेटा ये लगा दिया सेकंड। टर्पीन्स, टर्पीन्स कौन होते हैं हमारे? टर्पीन्स होते हैं जिब्रेलिक एसिड, टर्पिनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, टर्पीन रिंग्स होती है उनके पास। गैशियस हार्मोन हमारा इथाइलिन होता है। कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव कौन होता है? हमारा एब्सिसिक एसिड। तो देखो इसमें आपको सारे केमिकल नेचर पता चल गए, है ना। जो ऑक्सिन होता है, बच्चे बच्चे को पता है राइट, कि ऑक्सिन जो होता है वो उसका केमिकल डेरिवेटिव क्या है? वो इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। चलिए, एडेनिन डेरिवेटिव्स कौन होते हैं? एडेनिन क्या होता है? एक प्यूरिन है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्यूरिन डेरिवेटिव कौन है, प्यूरिन में भी कौन सा? एडेनिन डेरिवेटिव कौन है? तो हमारा साइटोकाइनिन हो जाता है। कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव हमारा एब्सिसिक एसिड, गैशियस हार्मोन हमारा जो है इथाइलिन, और टर्पिनॉइड कंपाउंड कौन होता है? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा ऑप्शन? 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चल बेटा आगे चलते हैं, हट रही हूं स्क्रीन से, फटाफट सॉल्व करो। कैलस इज फाउंड बाय ट्रीटमेंट ऑफ विच हार्मोन या हार्मोन्स इन द एक्स प्लांट। ओके, तो इसका आंसर होगा बेटा 3। कैसे? समझो बात को। जब भी हम कोई टिश्यू कल्चर करते हैं और उस टिश्यू कल्चर में जब हम कोई एक्स प्लांट रखते हैं, एक्स प्लांट आप अच्छे से जानते हो सारे बच्चे क्या होता है। एक्स प्लांट का कोई भी हिस्सा हो सकता है, रूट का, स्टेम का, लीफ का, कोई भी छोटा सा हिस्सा एक्स प्लांट होता है। तो जब हम उसे टिश्यू कल्चर के दौरान कल्चर मीडियम में रखते हैं, तो ये जो हमारा कल्चर मीडियम होता है बेटा, इस कल्चर मीडियम में शुरुआत में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। शुरुआत में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों बराबर मात्रा में होते हैं इस कल्चर मीडियम में। तो जब भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर मात्रा में होते हैं तो वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? वो दोनों मिलकर इस एक्स प्लांट में डिवीजन इंड्यूस करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? जिसका रिजल्ट होता है कैलस फॉर्मेशन। कैलस आप सब लोग जानते हो, कैलस क्या होता है? एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, सेल्स का गुच्छा जो पूरी तरह अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। अब अगर मुझे इस कैलस में से रूट इंड्यूस करवानी है, रूट निकलवानी है, तो मैं इसे दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देती हूं। उस कल्चर मीडियम में ऑक्सिन की मात्रा साइटोकाइनिन से ज्यादा होगी, और अगर मुझे इस कैलस में से शूट फॉर्मेशन करवाना है तो मैं इसे ऐसे मीडियम में ट्रांसफर कर दूंगी जिसमें साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा होगी, राइट। तो ध्यान रखना, जब भी कल्चर मीडियम में ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर मात्रा में होंगे तो कैलस बनेगा। जब ऑक्सिन साइटोकाइनिन से ज्यादा होगा तो कैलस से रूट इंड्यूस होगी, और जब साइटोकाइनिन ऑक्सिन से ज्यादा होगा तो कैलस से शूट इंड्यूस होगी। ठीक, चलिए, तो कैलस फॉर्मेशन के लिए दोनों ऑक्सिन और साइटोकाइनिन चाहिए हमें, और बराबर मात्रा में चाहिए।
चलिए नेक्स्ट, ABA इज एब्सिसिक एसिड, डॉर्मिन, एब्सिसिन 2 और इनहिबिटर B। ये चारों एब्सिसिक एसिड के ही अलग अलग नाम हैं, राइट? तो आंसर हो जाएगा 4। चलिए, प्लांट्स और क्लियोप्टाइल बेंड टूवर्ड्स द लाइट बिकॉज, अब आप सबको पता है बेटा कि जो टिप होती है कोलियोप्टाइल टिप, दैट बेंड टूवर्ड्स लाइट, है ना? आप जानते हो कि जो ये हमारी टिप होती है, जिसे हम कोलियोप्टाइल टिप लेते हैं, जिस दिशा से लाइट आती है उसी दिशा में ये जो टिप होती है ये बेंड हो जाती है ऐसे। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण सुनो बेटा। ऐसा होता है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। और ध्यान रखना, ऑक्सिन हार्मोन एक शेड लविंग हार्मोन होता है, माने वो धूप से दूर भागता है, लाइट से दूर भागता है। तो आपने इस दिशा से लाइट दी तो होगा क्या कि इस टिप में, आप जानते हो ऑक्सिन कहां बनता है? टिप में बनता है और फिर नीचे की तरफ डिफ्यूज होता है। तो जब इस दिशा से आपने लाइट दी बेटा, तो यहां जो ऑक्सिन है वो सारा विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाएगा, सारा यहां जमा हो जाएगा। तो ऑक्सिन सारा यहां जमा हो गया। आपने लाइट इधर से दी, लाइट इधर से दी तो ऑक्सिन सारा यहां जमा हो गया, क्योंकि ऑक्सिन कैसा है? शेड लविंग हार्मोन है, उसको शेड पसंद है। अब हम सब जानते हैं कि ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल इलोंगेशन के लिए, सेल के साइज को बड़ा करने के पीछे ऑक्सिन का हाथ होता है। तो होगा क्या कि सारा का सारा ऑक्सिन यहां जमा हो गया है, तो वो क्या करेगा कि इधर के सेल्स को तो लंबा कर देगा, जिस साइड ऑक्सिन है इस साइड के सेल्स को तो लंबा कर देगा, और इधर के सेल छोटे रह जाएंगे। तो जब इधर वाले सेल लंबे हो जाएंगे और इधर वाले सेल छोटे रह जाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये रह जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी। तो जो हम कहते हैं कि लाइट पड़ने पर जो टिप है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके ऑक्सिन जमा हो जाता है, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑक्सिन होता है, उधर की दिशा के सेल लंबे कर देता है। तो यहां के सेल लंबे हो जाएंगे, यहां के छोटे रह जाएंगे, इसीलिए बेंडिंग जो होती है वो लाइट की तरफ होती है। तो आ जाइए ऑप्शंस देखते हैं। जो प्लांट्स है वो सनलाइट की तरफ बेंड करते हैं क्योंकि दे नीड सनलाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, या सेल एक्सपेंशन एंड प्लोरिफरेशन इज ग्रेटर देन ऑन द डार्कर साइड ऑफ द स्टेम, या ऑक्सिन इज इनएक्टिव ऑन द डार्क साइड ऑफ द स्टेम, या द सन स्टिमुलेट्स स्टेम ग्रोथ। तो इसका सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको क्या लग रहा है? 2। क्यों? देखो, सेल एक्सपेंशन एंड प्रोलिफरेशन, सेल का नंबर बढ़ेगा और सेल का साइज बढ़ेगा, कहां? ऑन द डार्कर साइड ऑफ द स्टेम। मतलब जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही है उस तरफ सेल का साइज और नंबर ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए बेंडिंग लाइट की तरफ होती है। हां, अभी मैंने आपको समझाया। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, स्क्रीन छोड़ रहे हैं, फटाफट से सॉल्व कीजिए इसको। हाँ जी, ऑक्सिन, ऑक्सिन किस काम में आता है? सबको पता है, रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग। अभी मैंने आपको बताया किसी भी कटिंग में अगर आपको रूट निकलवानी है तो आप ऑक्सिन के सोल्यूशन में उसे डुबो सकते हो। तो थर्ड, इथाइलिन, सबको पता है फल पकाने के काम में इथाइलिन आता है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है बेटा? जिब्रेलिक एसिड सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है ना, जर्मिनेशन में मदद करता है। सबसे बड़ा रोल तो जिब्रेलिक एसिड का यही है। साइटोकाइनिन क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पत्ती के अंदर नए क्लोरोप्लास्ट बनने ये कौन करवाता है? साइटोकाइनिन करवाता है, राइट? सो 3241, 3241, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3241। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आ जाइए 24D, इसको पहले फटाफट से खुद सॉल्व करो फिर मैं कराती हूं। 24D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। सिंथेटिक मतलब ये नेचुरली नई प्लांट्स में बनता, हमने बनाया है। सिंथेटिक ऑक्सिन है 24D। 24D
एक ऐसा सिंथेटिक ऑक्सिन है जो एक बहुत ही अच्छे हर्बिसाइड की तरह इस्तेमाल होता है, वीडीसाइड की तरह इस्तेमाल होता है। वीडीसाइड माने खरपतवार को हटवाने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाने के लिए। और ध्यान से सुनना बेटा कि जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो खरपतवार होती है, वो अक्सर डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। तो अक्सर जो चावल का खेत होता है, गेहूं का खेत होता है, मकई का खेत होता है, ये सारे मोनोकॉट क्रॉप्स हैं। तो ये जो मोनोकॉट क्रॉप्स होती हैं, इनमें बीच बीच में डाइकॉट वीड्स लग जाती हैं। तो हमें एक ऐसा हर्बिसाइड चाहिए जो हमारी मोनोकॉट फसल को तो नुकसान ना पहुंचाए, चावल को, मकई को, गेहूं को तो नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन जो उसमें डाइकॉट वीड है उनको खत्म कर दे। तो ये है 2,4-D। 2,4-D एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडीसाइड और हर्बिसाइड है जो मोनोकॉट क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन डाइकॉट वीड को छोड़ता नहीं है। सो हर्बिसाइड की तरह इस्तेमाल होता है, हाँ। इज यूज टू किल डाइकॉट वीड्स, हाँ। अगर यहां पे इस ऑप्शन में ये लिखा होता कि 2,4-D किल्स मोनोकॉट वीड, तो वो गलत ऑप्शन हो जाता। डाइकॉट वीड्स को किल करता है। हैज नो इफेक्ट ऑन मैच्योर मोनोकॉट्स। 2,4-D मोनोकॉट्स को परेशान नहीं करता है। मेन जो हमारी फसल है, चावल, गेहूं, मकई की, उसको परेशान नहीं करता। ये बात भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट, हट रहे हैं साइड, देख लीजिए। Which of the following plant hormones are most likely to act synergistically if expressed in a drought-stricken plant? Very nice question. देखो बेटा, हॉर्मोन्स जो होते हैं प्लांट में वो दो तरह से एक्ट करते हैं, सिनर्जिस्टिकली और एंटागोनिस्टिकली। सिनर्जिस्टिकली मतलब जब दो हार्मोन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसको सिनर्जिज्म कहते हैं, लेकिन जब दो हार्मोन्स एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं तो इसको एंटागोनिज्म कहते हैं। तो इस सवाल पूछ रहा है कि अगर कभी पेड़ को सूखे का सामना करना पड़े तो ऐसे कौन से दो हार्मोन हैं जो एक साथ मिलकर काम करेंगे और पेड़ को उस दुख भरी दुविधा में साथ देंगे, उसको बचाएंगे। तो इसका आंसर होगा 3, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड जो होता है बेटा, आप सब जानते हो, उसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो पेड़ को जब भी कोई भी स्ट्रेस होगा, चाहे वो CO2 स्ट्रेस हो, वाटर स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जब प्लांट को होता है तो उसमें सबसे ज्यादा बनने वाला हार्मोन ABA होता है, इसीलिए वो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। आप अच्छे से जानते हो कि जो ये हमारा ABA है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है और इथाइलिन इनहिबिटर भी है, प्रोमोटर भी है। तो इथाइलिन जो है, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको इनहिबिट करना होता है, माने जब सूखा पड़ा होता है बेटा, सूखा पड़ा होता है, तो ABA क्या करता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है। वो ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है प्लांट में और स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, राइट। उस समय इथाइलिन भी उसका साथ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इथाइलिन एक इनहिबिटर भी है और प्रमोटर भी है, पर ज्यादा इथाइलिन इनहिबिटर है, ठीक है। तो ABA और इथाइलिन दोनों मिलकर काम करते हैं पेड़ को सूखे से बचाने के लिए। आप जानते हो ABA को एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहा जाता है, क्योंकि सूखे की कंडीशन में ABA स्टोमेटा बंद करा देता है और ट्रांसपिरेशन को रोक देता है। चलिए नेक्स्ट, Which of the following plant hormone would most likely to be found in high concentrations in a mature, slightly overripe fruit? ये कह रहा है कि ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेंगे एक ऐसे फल में जो पूरी तरह पक चुका है, या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा पक चुका है, उसमें आपको कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? सो ऑब्वियसली अगेन ABA एंड इथाइलिन। आप अच्छे से जानते हो कि जब पूरी तरह फल पक जाएगा तो वो और ग्रोथ तो दिखाएगा नहीं। जब फल पूरी तरह पका हुआ है तो पूरी ग्रोथ कर चुका है, उसमें और ग्रोथ, और ज्यादा ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। तो जो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हॉर्मोन्स हैं, ऑब्वियसली वो तो उसमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह पक चुका है। तो उसमें पके हुए फल में सबसे ज्यादा देखने को क्या चीज मिलती है? इथाइलिन, और साथ में क्या मिलेगा? ABA। क्योंकि पके हुए फल में और ग्रोथ तो होनी नहीं है, ग्रोथ को रोका ही जाएगा, तो ABA तो वहां होगा ही और इथाइलिन भी वहां होगा ही। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हॉर्मोन्स ऑपोजिट भी काम करते हैं, जैसे साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ऑपोजिट काम करते हैं एपिकल डोमिनेंस में। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? जब एपेक्स ही सिर्फ ग्रोथ करता रहता है, लेटरल ब्रांचेस नहीं निकलती, इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस।
तो ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन रोकता है। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एंटागोनिस्टिक होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिनर्जिज्म दिखाते हैं। माने कि जब सेल डिवीजन करना होता है, वैसे तो आप सब लोग जानते हो कि सेल डिवीजन में मेन रोल साइटोकाइनिन का होता है, लेकिन ऑक्सिन भी मदद करता है। तो सेल डिवीजन कराने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन साथ साथ काम करते हैं, सिनर्जिज्म दिखाते हैं, लेकिन एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन उल्टे काम करते हैं। ऐसे ही एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड उल्टे काम करते हैं। जिब्रेलिक एसिड डोरमेंसी और इसको डोरमेंसी को रोकता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को बढ़ावा देता है और सीड जर्मिनेशन को रोकता है। तो ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए एबीए को एंटी जीए के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो यहां से हम क्या समझे, ये समझे कि हॉर्मोन्स सिनर्जिस्टिकली भी काम कर सकते हैं और एंटागोनिस्टिकली भी काम कर सकते हैं। ओके, चल आगे चलते हैं। The aileron layer is stimulated to release dash and dash as a result of gibberelling released from the embryo of a seed। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बताया कि जिब्रेलिक एसिड का सबसे बड़ा रोल ये माना जाता है कि वो सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, यानी कि सीड की डोरमेंसी को तोड़ने में मदद करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, आ जाइए देखते हैं। जब बीज को सारी कंडीशंस आप देते हो, राइट, उसे प्रॉपर लाइट मिल रही होती है, पानी मिल रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, तो बीज को सिग्नल पहुंचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप नए प्लांट को दुनिया में ला सकते हो। तो इस सूरत में बीज के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जब उसे ये संतुष्टि हो जाती है कि हाँ सब कुछ मिल रहा है, लाइट, पानी, न्यूट्रिएंट्स सब है, तो फिर जो एम्ब्रियो होता है बीज के अंदर वो जिब्रेलिन हार्मोन बनाता है। अब ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, ये जिब्रेलिन हार्मोन जाता है एंडोस्पर्म सेल के पास, राइट। एंडोस्पर्म सेल्स में आप जानते हो भारी मात्रा में क्या स्टोर्ड रहता है, स्टार्च। आप जानते हो ना, बीज के अंदर एंडोस्पर्म होता है और उसमें स्टार्च स्टोर्ड रहता है। तो फिर जिब्रेलिक एसिड बीज को कहता है भैया जर्मिनेट होने का समय आ गया है, सब कुछ मिल रहा है हमें। तो फिर एंडोस्पर्म के अंदर जो स्टार्च भरा हुआ है उसे हमें ग्लूकोज में तोड़ना है, क्योंकि उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके, हम जानते हैं ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके बीज जर्मिनेट करेगा। तो इस स्टार्च को तोड़वाएगा कौन, इस स्टार्च को कौन सा हार्मोन कह रही हूं, सॉरी, एंजाइम को तोड़वाएगा, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ के सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करके बीज जर्मिनेट करता है। तो ये कौन करता है, अमाइलेज एंजाइम को कौन बनाता है, अमाइलेज एंजाइम को बनाने वाली होती है एलुरॉन लेयर। एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक स्पेशल लेयर होती है जिसे हम एलुरॉन लेयर के नाम से जानते हैं, और ये लेयर भर भर के एंजाइम्स बनाती है, और वो दो एंजाइम्स हैं अमाइलेज और प्रोटीएज। प्रोटीन को भी तोड़ा जाता है अमाइलेज, और ये किसके कहने पर करती है, एलुरॉन लेयर जिब्रेलिक एसिड के कहने पर ऐसा करती है। तो जिब्रेलिक एसिड एलुरॉन लेयर को बोलता है एंजाइम सिक्रीट कर दे फटाफट से, तो ये एंजाइम बनाती है। वो एंजाइम क्या करते हैं, एंडोस्पर्म के अंदर जो खाना स्टोर है प्रोटीन की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में, उसको तोड़ती है सिंपल फॉर्म में और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट। इसीलिए जो हमारा जिब्रेलिक एसिड का जो बायो एसे होता है उसका नाम होता है अल्फा अमाइलेज एंडोस्पर्म टेस्ट, है ना। यानी कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है वो एलुरॉन लेयर को बोलता है अमाइलेज बनाने के लिए, ये उसका बायो एसे होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ, पहले स्क्रीन छोड़ रही हूं, फटाफट से खुद सॉल्व करो फिर मैं कराती हूं। Which of the following plant growth responses is primarily due to the action of auxin? ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो खास ऑक्सिन ही करवाता है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 1। फ्रूट डेवलपमेंट इथाइलिन करवाता है, लीफ एब्सिशन एब्सिसिक एसिड करवाता है, सेल डिवीजन में मेन हाथ साइटोकाइनिन का होता है लेकिन ऑक्सिन उसमें हेल्प कर देता है, पर सेल इलोंगेशन मेन काम किसका होता है, ऑक्सिन का। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, जिब्रेलिक एसिड्स के बारे में क्या क्या
सही है, ये हमें बताना है। आ जाइए बताते हैं फटाफट से। पहले स्क्रीन छोड़ रही हूं, पॉज करो, खुद सॉल्व करो। अब मेरे साथ सॉल्व करो। जिब्रेलिक एसिड कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक एंड कॉजेज एप्पल्स टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इन शेप। हम जानते हैं कि जिब्रेलिक एसिड का ये फंक्शन है, अंगूर में जो स्टॉक की लेंथ है उसको बढ़ाने में काम आता है जिब्रेलिक एसिड, ताकि अंगूर अच्छे से डेवलप हो पाए। तो फ्रूट के साइज को बढ़ाने में, फ्रूट की शेप को बढ़ाने में, ग्रेप की स्टॉक लेंथ को बढ़ाने में जिब्रेलिक एसिड यूज होता है। एनसीईआरटी की लाइंस हैं। जिब्रेलिक एसिड कॉज बोल्टिंग इन बीट, कैबेज, मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। बोल्टिंग क्या होता है बेटा? जितने भी रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका बीट हो गया, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, इनमें क्या होता है, ये नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं। मतलब फूल आने से पहले इनका जो स्टेम होता है वो लंबाई में बढ़ता नहीं है, स्टेम छोटा सा ही रहता है और उसी पे पत्ती आती रहती हैं, पत्तियों पे पत्तियां, पत्तियों पे पत्तियां आती रहती हैं। इसको बोलते हैं रोजेट हैबिट। और जैसे ही इन पे फूल आने वाला होता है उससे जस्ट पहले इनमें स्टेम बढ़ जाता है, स्टेम इलोंगेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं बोल्टिंग। राइट, तो ये बात भी सही है। काइनेटिन इज अ मॉडिफाइड साइटोसिन। गलत। काइनेटिन हम जानते हैं एक साइटोकाइनिन है, और साइटोकाइनिन किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? एडिनिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, साइटोसिन के नहीं। तो ये गलत है। साइटोकाइनिन्स आर अबंडेंट इन रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट, बड्स एंड। साइटोकाइनिन अक्सर रूट एपेक्स में, डेवलपिंग शूट में, यंग फ्रूट्स में बनता है। हाँ, ये बात सही है। साइटोकाइनिन कॉज लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन की वजह से पेड़ के ऊपर लेटरल ब्रांचेस बहुत ज्यादा आती हैं और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन होता है। तो ये बात सही है। हम जानते हैं ऑक्सिन चाहता है कि केवल टिप ग्रो करती रहे, लेटरल ब्रांचेस ना आए, लेकिन साइटोकाइनिन चाहता है कि टिप ग्रो ना करे, लेटरल ब्रांचेस आए। तो सारी बातें सही हैं, सिर्फ थर्ड गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ करेक्ट है। करेक्ट ही ढूंढना है ना? हाँ, तो आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट। स्क्रीन को पॉज करो, पढ़ो। चलिए अब मेरे साथ सॉल्व करते हैं, आ जाओ। इथाइलिन के बारे में आ जाइए, पढ़ते हैं। कॉजेज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर एक सीडलिंग को आप इथिलीन से एक्सपोज करो तो वो ऐसे वर्टिकल ग्रो करने की बजाय कैसे ग्रो करती है? ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है। तो इथाइलिन की वजह से सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, ये बात सही है। इट इज हाईली इफेक्टिव इन कॉजिंग फ्रूट राइपनिंग। फल को पकाने में इसका हाथ होता है। हाँ। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक इन फ्रूट्स विच इज द इनहैंस्ड रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। देखो बेटा, ये फिनोमिनन क्या होता है समझो। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक का मतलब होता है कि जब कोई भी फल पक रहा होता है तो उस दौरान उसमें रेस्पिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, एंड दिस इज ड्यू टू इथाइलिन। तो ये बात करेक्ट है। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स एंड कॉजेज। एनसीईआरटी की लाइन है सीधा सीधा। कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनमें सीड डॉर्मेंसी को इथाइलिन ब्रेक करती है, यानी कि उन्हें जर्मिनेशन में हेल्प करती है। जैसे पीनट सीड्स में, और जो आलू होता है जब वो बहुत समय के लिए रखा रहता है तो उसमें से वाइट से स्प्राउट्स निकल आते हैं ना, वो भी इथाइलिन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट। इट इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। ये कह रहा है कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराने में और फ्रूट सेट कराने में हेल्प करता है। हाँ, ये सारी एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस हैं और सारी की सारी सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। राइट। तो बेसिकली इस वाले सवाल से आपकी एनसीईआरटी की सारी लाइनें रिवाइज हो गई जो इथाइलिन के रोल है। एक बार फटाफट से छोटा सा पॉडकास्ट दे देती हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। राइट। इथाइलिन जो है उसमें मेन रोल मैंने यहां पे आपको पढ़ा दिए जो है। एक आध और सुनो ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट में स्टेम इलोंगेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है तो आप बोलोगे जिब्रेलिन। ध्यान से सुनो।
लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि डीप वाटर प्लांट्स में, यानी कि पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, या फिर चावल के पेड़ में स्टेम इलोंगेशन में कौन हेल्प कराता है, तो आप बोलोगे इथाइलिन। आपको पता है कि जो चावल होता है वो अक्सर उस चावल को बहुत पानी चाहिए होता है, चावल का खेत हमेशा पानी से भरा रहता है ना, तो वो भी पानी में रहता है हमेशा, और जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं वो तो पानी में है ही। तो चावल के पेड़ में और जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं उनमें पत्ती के पीटियोल को बढ़ाने में और स्टेम को बढ़ाने में इथाइलिन का हाथ होता है। और जो जनरली जो बाकी के प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम इलोंगेशन में जिब्रेलिन हेल्प करता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन स्टेम इलोंगेशन इन डीप वाटर प्लांट्स और राइस प्लांट, तो आपका जवाब होगा इथाइलिन। और अगर वो नॉर्मली पूछ रहा है स्टेम इलोंगेशन में कौन हेल्प करता है, तो आप बोलोगे जिब्रेलिन। करेक्ट, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प कर रहा है, पीनट सीड्स में सीड डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है, राइट। तो ये मेजर रोल्स हैं जो एनसीईआरटी में इथाइलिन के लिखे हुए हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल लिखा हुआ है कि इथाइलिन जो मेन रूट होती है उसमें से लेटरल रूट्स निकलवाने में हेल्प करता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि टिश्यू कल्चर में रूट निकलवाने में कौन हेल्प करता है, रूट इनिशिएशन में कौन हेल्प करता है, तो वो ऑक्सिन होता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि रूट में से जो लेटरल रूट्स निकलती हैं, इन लेटरल रूट्स को निकलवाने के पीछे किसका हाथ होता है, तो इथाइलिन का। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग बनते हैं, एक तो जिब्रेलिन और इथाइलिन वाला, और एक ये वाला। अगर कोई पूछ रहा है कि स्टेम कटिंग से रूट निकालनी है या फिर टिश्यू कल्चर में रूट इनिशिएशन करानी है, तो जवाब क्या होगा, ऑक्सिन। लेकिन मेन रूट में से ज्यादा लेटरल रूट्स निकलवानी है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखना है, इथाइलिन। और रूट हेयर फॉर्मेशन में भी कौन हेल्पफुल होता है, इथाइलिन। रूट हेयर फॉर्मेशन में, राइट, रूट पर जो रूट हेयर आते हैं उसमें भी कौन हेल्प करता है, इथाइलिन। यानी कि बेहतर वाटर ऑब्जर्व, अगर आपसे कोई इनडायरेक्टली ये सवाल पूछे कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो ज्यादा अच्छे से ज्यादा एफिशिएंटली वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, इथाइलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब सवाल आ जाते हैं हमारे रीजन असर्शन वाले। आ जाओ देखते हैं बेटा, रीजन असर्शन में अ करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन अ कैलेक्स। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा कि टिश्यू कल्चर में एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन की जरूरी है रूट निकलवाने के लिए, और प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन जरूरी है शूट निकलवाने के लिए, है ना। चलिए, when the ratio of auxin to cytokinin is high then only roots develop। वो कह रहा है कि जब टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन ज्यादा होगा साइटोकाइनिन से तो रूट निकलेगी, और जब रेशो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन इज हाई, जब साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो शूट निकलेगी। ये बात भी सही है। तो ऊपर वाली बात भी सही है, नीचे वाली बात भी सही है। लेकिन नीचे वाली बात ऊपर वाली बात का कारण है, हाँ बिल्कुल है। ऊपर वाली बात कह रही है कि एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए, कैलस को प्रॉपर रेशो मिलना चाहिए, तभी उसमें से रूट और शूट निकलती है। और रूट तब निकलती है, इसका रीजन क्या हो गया, बिल्कुल सही बात है। रूट तब निकलती है जब ऑक्सिन ज्यादा होता है, शूट तब निकलती है जब साइटोकाइनिन ज्यादा होता है। तो नीचे लिखी हुई बात ऊपर वाली बात का कारण भी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट, कॉर्क कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। हाँ, कॉर्क कैम्बियम पहले से नहीं होता, बाद में बनता है, सही बात है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ अ प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। गलत, री नहीं, यहां पे डी डिफरेंशिएशन होना चाहिए था। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, चलिए, तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपका होमवर्क है प्रैक्टिस शीट, राइट। प्रैक्टिस शीट सारी चीजें आपको लेक्चर के लिंक में ऊपर पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी, वहां से कर लीजिएगा। तो बेटा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट। उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो आइएगा जरूर। तो उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी, राइट। एक छोटा सा पॉडकास्ट दे देती हूँ फटाफट से।
ऑक्सिन के मेन रोल आप सब जानते हो, ऑक्सिन का मेन रोल होता है सेल इलोंगेशन, लेकिन साइटोकाइनिन के साथ मिलकर वो सेल डिवीजन में भी मदद करता है। ऑक्सिन जो होता है वो आपका किसमें मेन जो ऑक्सिन का काम है वो होता है टू मेंटेन एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को बनाए रखने का काम होता है। एनसीईआरटी कहती है ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है, राइट। ये इसके प्लांट के अंदर रोल हो गए। कमर्शियल रोल की बात करें तो ऑक्सिन आपको पता है रूट इनिशिएशन में मदद करता है, कैलस कल्चर में, और आपका कहाँ, स्टेम कटिंग्स में। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। अगर आपको किसी पेड़ में बिना बीज के फल बनाने हैं तो आप एक ऑक्सिन को इस्तेमाल कर सकते हो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे आजकल बड़ा फैशन चल रहा है कि तरबूज बिना बीज के आए, टमाटर बिना बीज के आए, तो वो किसकी मदद से होता है, वो ऑक्सिन की मदद से होता है। 2,4-D का आपने देख ही लिया, 2,4-D जो है वो एक वीडिसाइड की तरह इस्तेमाल होता है। जिब्रेलिक एसिड के रोल मैंने आपको सारे बता दिए, इथाइलिन के रोल मैंने आपको सारे बता दिए। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, वो ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकता है, सीड डोरमेंसी को बढ़ावा देता है, जर्मिनेशन होने से रोकता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, इसीलिए एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहलाता है, और पत्ती के एब्सिशन में हेल्प करता है, यानी कि पत्ती को पेड़ से अलग करने में हेल्प करता है। फ्रूट और पत्ती के एब्सिशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन का मेन काम सेल डिवीजन का होता है। साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, लेटरल ग्रोथ, लेटरल शूट को प्रमोट करता है ना, लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन का काम होता है एजिंग के प्रोसेस को रोकना, राइट। कैसे, नए नए क्लोरोप्लास्ट बना के, डीएनए आरएनए को प्रिजर्व करके, नई नई पत्तियां बनवा के हेल्प करता है एजिंग को रोकने में हेल्प करता है, राइट। सेनेसेंस को रोकने में हेल्प करता है। ऑक्सिन भी सेनेसेंस को रोकने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफी हेल्प मिलेगी, और लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जैसे ही ये लेक्चर बंद करोगे तुरंत एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर दोगे, आपका चैप्टर रेडी। ओके, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन नहीं करना है, नीट में नहीं आएगा। तो मैं चलती हूँ, साइनिंग ऑफ। अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। बाय।